this out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holan tried to swing the. कपिल देव का नाम आज इंडियन क्रिकेट के साथ इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है कि उनके बिना 1983 वर्ल्ड कप की कहानी इमेजिन करना मुश्किल लगता है। लॉर्ड्स का बालकनी सीन, ट्रॉफी लिफ्ट और एक स्माइलिंग कैप्टन, ये इमेज इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि लगता है जैसे कपिल देव हमेशा से ही डेस्टिन थे ग्रेटनेस के लिए। लेकिन हिस्ट्री का एक अनकंफर्टेबल सच यह है कि कपिल देव के करियर के शुरुआती सालों में उन्हें कोई फ्यूचर लेजेंड के रूप में नहीं देखा गया। सिलेक्टर्स के लिए कपिल देव एक एक्साइटिंग क्रिकेटर थे, लेकिन रिलायबल नहीं। मीडिया के लिए वो एंटरटेनिंग थे, लेकिन डिपेंडेबल नहीं। और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए तो वो बस एक अंडरडॉग टीम का हिस्सा थे, जिससे कोई थ्रेट महसूस नहीं होता था। कपिल देव पे भरोसा इसीलिए नहीं था क्योंकि उनका स्टाइल सिस्टम के हिसाब से नहीं था। ये डॉक्यूमेंट्री इसी डाउट को समझने की कोशिश है। ये कहानी सिर्फ 1983 जीतने की नहीं है, बल्कि उस सफ़र की है जहाँ कपिल देव को शुरू में सिर्फ एक ऑप्शन माना गया। 1983 से पहले इंडियन क्रिकेट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपिल देव पर डाउट उनके टैलेंट से ज़्यादा उस एनवायरनमेंट से जुड़ा था जहां से वो आए। 1970 के दौरान इंडियन क्रिकेट का गोल जीतना नहीं था, बल्कि बस सर्वाइव करना था। ओवरसीज टूर पर इंडिया का अप्रोच डिफेंसिव होता था। वर्ल्ड कप्स में भी इंडिया का रोल सेकेंडरी था। 1975 वर्ल्ड कप में इंडिया ने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ एक मैच जीता, जबकि 1979 वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं जीता, जो क्लियरली दिखाता है कि टीम किस लेवल पर खड़ी थी। वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स पावर हिटिंग, फास्ट बॉलिंग और स्वैगर का सिंबल बन चुकी थी, जबकि इंडिया पेशेंस और सर्वाइवल का। कपिल देव का बैकग्राउंड इंडियन क्रिकेट के ट्रेडिशन सक्सेस स्टोरी से बिल्कुल अलग था। ना उनके पास मुंबई का एक्सपोजर था, ना दिल्ली का पॉलिटिकल क्रिकेट सपोर्ट। हरियाणा से आना उस वक्त ऑलमोस्ट एक डिसएडवांटेज माना जाता था, क्योंकि वहाँ ना प्रॉपर फैसिलिटी थी, ना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। कपिल देव का राइज इसीलिए भी रिमार्केबल है क्योंकि उन्होंने किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया। उनकी बॉलिंग इंडिया स्टैंडर्ड के हिसाब से अनयूजुअल थी। फास्ट बॉलिंग इंडिया के लिए लग्जरी नहीं, बल्कि रिस्क माना जाता था। और कपिल देव सिर्फ फास्ट बॉलर ही नहीं थे, वो बैटिंग में भी अटैकिंग थे। इस ड्यूअल नेचर ने सिलेक्टर्स को कंफ्यूज किया। एक तरफ वो मैच जिता सकते थे, पर दूसरी तरफ वो मैच बिगाड़ भी सकते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में कपिल देव के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन उनके गेम के एस्थेटिक पे डिबेट चल रही थी। उनके शॉट को रेकलेस बोला जाता था, उनकी बॉलिंग को इनकंसिस्टेंट। ये लेबल्स उनके साथ नेशनल टीम तक आ गए। कपिल देव का इंटरनेशनल डेब्यू उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन साथ ही एक टेस्ट भी। हर मैच उनके लिए ऑडिशन जैसा था। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उन्हें प्रेज मिलता, लेकिन अगला मैच फिर से जीरो से शुरू होता। कंसिस्टेंसी का सवाल हर सीरीज के बाद उठता रहा। उनके कुछ स्पेल ब्रिलियंट होते थे, जहां पेस, स्विंग और अग्रेशन साथ दिखता था, लेकिन कुछ स्पेल एक्सपेंसिव भी होते थे। बैटिंग में भी वही पैटर्न था, कभी मैच सेविंग नॉक्स, कभी अननेसेसरी रिस्क। इंडियन क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट इस तरह के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं था। इस वजह से कपिल देव को कभी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं माना गया। वो टीम का हिस्सा थे, लेकिन टीम का फ्यूचर नहीं। लीडरशिप की बात तो दूर की थी। अर्ली करियर में कपिल देव ने सिर्फ अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि कांस्टेंट इवोल्यूशन के अगेंस्ट क्रिकेट खेली। हर इनिंग, हर ओवर एक जजमेंट था, और इसी कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ने उनके करियर के नैरेटिव को शेप किया। कपिल देव का कैप्टन बनना किसी लॉन्ग टर्म विजन या ग्रैंड प्लान का रिजल्ट नहीं था। ये डिसीजन इंडियन क्रिकेट के लिए एक कैलकुलेटर रिस्क भी नहीं था, बल्कि एक फोर्स चॉइस थी। टीम के रिजल्ट इनकंसिस्टेंट थे, लीडरशिप ऑप्शन लिमिटेड थे, और सिलेक्टर्स एक ऐसे कैप्टन की तलाश में थे जो प्रेशर को हैंडल कर सके, चाहे जीत आए या नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में कपिल देव का नाम सामने आया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उन्हें कैप्टन इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उन पर पूरा भरोसा था। उन्हें कैप्टन इसीलिए बनाया गया क्योंकि कोई और क्लियर ऑप्शन नहीं था। टीम में कोई ऐसा सीनियर क्रिकेटर नहीं था जो फ्यूचर का फेस बन सके। कपिल देव एनर्जेटिक थे, प्रोएक्टिव थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में नहीं डरते थे, लेकिन ये क्वालिटी सिस्टम के लिए एक्साइटिंग कम, रिस्की ज़्यादा लगती थी।
1983 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले इंडियन टीम के चांसेस को लेकर कोई सीरियस डिस्कशन नहीं होता था। टूर्नामेंट के प्रीव्यूज़ में वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे टीम्स पर फोकस था। इंडिया का जिक्र सिर्फ फिक्चर्स कंप्लीट करने के लिए होता था। बुक मेकर्स ने इंडिया को ऑलमोस्ट नो चांसेस कैटेगरी में रखा था और एक्सपर्ट ओपनली कह रहे थे कि इंडिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जाएगी। इंडिया ने पहले के वर्ल्ड कप्स में एक ही मैच जीता था, इसीलिए लोगों को लगता था कि वर्ल्ड कप जैसे हाई प्रेशर कंपटीशन इंडिया के लिए अभी भी बिग है। इंडियन फैंस भी कॉशियस थे, हाइप कम था, एक्सपेक्टेशन और कम। कपिल देव के लिए ये वर्ल्ड कप एक टेस्ट था। वो कैप्टन ज़रूर थे, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए वो एक अननोन लीडर थे। उनके पास सुपरस्टार प्लेयर नहीं थे और उनकी टीम को कोई फियर फैक्टर के साथ नहीं देख रहा था। इसीलिए 1983 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले एक बात क्लियर थी, अगर इंडिया कुछ करेगी तो वो सरप्राइज होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला मैच जीतना खुद में ही एक शॉक था, लेकिन फिर भी वर्ल्ड क्रिकेट ने इस विन को एनोमली माना। एक्सपर्ट ने कहा कि वेस्ट इंडीज शायद कॉम्प्लिसेंट था और इंडिया ने एक लकी डे पे एडवांटेज ले लिया। इंडिया के अगले मैचेस को अभी भी टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन टीम के अंदर कुछ चेंज हो रहा था। प्लेयर्स पहली बार महसूस कर रहे थे कि वो सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आए। ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगा था। कपिल देव यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही अर्ली विंस को सेलिब्रेट कर रहे थे। उनका अप्रोच काम था, ग्राउंडेड था। उन्होंने टीम को ये फील करने दिया कि ये एक प्रोसेस है, कोइंसिडेंस नहीं। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच सिर्फ एक वर्ल्ड कप फिक्चर नहीं था, बल्कि इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट था। टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था और स्कोरबोर्ड प्रेशर क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया एलिमिनेशन के एज पर खड़ी है। ये वो मोमेंट था जहां नॉर्मली टीम्स क्रम्बल करती है। इसी सिचुएशन में कपिल देव क्रीज पर आए। ये इनिंग सिर्फ उनके बैटिंग स्किल का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं था, बल्कि लीडरशिप का सबसे प्योर फॉर्म था। 175 नॉट आउट सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर नहीं, बल्कि ये एक मैसेज था कि प्रेशर में भी इंडियन टीम फाइट कर सकती है। कपिल देव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई, रिस्की शॉट्स के साथ नहीं, बल्कि कंट्रोल एग्रेशन के साथ। इस इनिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्कोरबोर्ड पर नहीं, ड्रेसिंग रूम में हुआ। टीम ने पहली बार जेन्युइनली बिलीव किया कि ये कैप्टन सिर्फ बात नहीं करता, एक्शन में लीड करता है। ये बिलीव एक्सटर्नल वैलिडेशन का वेट नहीं कर रहा था, ये बिलीव इंटरनली बॉन्ड था, और वही बिलीव इंडिया को आगे ले जाने वाला था। कपिल देव का लीडरशिप स्टाइल ट्रेडिशनल इंडियन कैप्टनसी से बिल्कुल अलग था। जब टीम प्रेशर में होती, वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते। बैटिंग में वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, बल्कि मोमेंटम चेंज करते थे। बॉलिंग में वो टफ ओवर्स खुद करते थे, चाहे रिस्क हो। फील्डिंग में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाते थे। टीम को पता था कि कैप्टन उनके लिए शील्ड बनेगा। इसी स्टाइल ने टीम को फियरलेस बना दिया। जिम्बाब्वे मैच के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस स्टेडीली ग्रो करता गया। हर मैच के साथ टीम ज़्यादा सेटल और कंपोज दिखने लगी। ऑपोजिशन ने इंडिया को नोटिस करना शुरू किया, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट हेजिटेंट थे। इंडिया के विंस को अभी भी गुड रन माना जा रहा था, चैंपियनशिप मोमेंटम नहीं। सेमीफाइनल जीतना भी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक सरप्राइज था। इस स्टेज तक आते आते इंडिया ने अपनी डिसिप्लिन और फाइट दोनों प्रूव कर दी थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल को एक फॉर्मेलिटी माना जा रहा था, जैसे इंडिया ने यहाँ तक पहुंचकर अपना कोटा पूरा कर लिया। कपिल देव और टीम के लिए ये नैरेटिव इररिलेवेंट हो चुका था। टीम के अंदर एक क्लियर बिलीव था कि फाइनल सिर्फ एक और मैच है, नाम बड़ा हो सकता है, प्रेशर नहीं। और यही माइंडसेट इंडिया को एक हिस्टोरिक मूवमेंट के बिल्कुल करीब ले जा रहा था। लॉर्ड्स का फाइनल सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटल था। एक तरफ थी वेस्ट इंडीज, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, जिसे दुनिया इनविंसिबल कहती थी। पावर हिटर्स, फास्ट बॉलर्स, स्वैगर और डोमिनेंस, सब कुछ उनके पास था। दूसरी तरफ थी इंडिया, एक टीम जिसे फाइनल तक पहुंचना ही एक मिरेकल माना जा रहा था। पेपर पर कंपैरिजन अनफेयर लगता था और ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट का मानना था कि इंडिया का यहाँ तक का सफ़र यही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फाइनल के दिन कपिल देव और उनकी टीम ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई, वो थी कामनेस। कपिल देव ने टॉस के बाद या ड्रेसिंग रूम में कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं थी। जब इंडिया बैटिंग में स्ट्रगल कर रही थी, कपिल देव ने प्लेयर्स को रिमाइंड किया कि स्कोर को डिफेंड किया जा सकता है।
अगर डिसिप्लिन मेंटेन रहे। बॉलिंग और फील्डिंग में उन्होंने एक लीडर के रूप में हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा। फील्ड प्लेसमेंट, एनर्जी लेवल और बॉडी लैंग्वेज। वेस्ट इंडीज के चेस के दौरान प्रेशर मूवमेंट आए, लेकिन कपिल देव की टीम कोलैप्स नहीं हुई। हर विकेट के साथ बिलीव और स्ट्रांग होता गया। जब फाइनल विकेट गिरा, वर्ल्ड क्रिकेट स्टन था। इंडिया ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता था, इंडिया ने यह प्रूव किया था कि बिलीव और डिसिप्लिन के साथ अंडरडॉग्स भी चैंपियन बन सकते हैं। 1983 के बाद कपिल देव और इंडियन क्रिकेट की इमेज ओवरनाइट चेंज हो गई। जो टीम कल तक इग्नोर थी, वो अचानक ग्लोबल चैंपियंस बन चुकी थी। मीडिया अटेंशन बढ़ गई, एंडोर्समेंट आए और पब्लिक एक्सपेक्टेशन स्काई रॉकेट हो गई। लेकिन इस सक्सेस के साथ एक नया प्रेशर भी था, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। अब हर सीरीज में इंडिया से जीत एक्सपेक्ट की जाने लगी। हर लॉस को डिसअपॉइंटमेंट माना जाता था। कपिल देव के कैप्टनसी डिसीजन अब सिर्फ टैक्टिकल नहीं रहे, बल्कि सिंबॉलिक बन गए। अगर टीम जीती तो क्रेडिट कलेक्टिव एफर्ट को जाता, अगर टीम हारी तो कैप्टन के चॉइसेस पे क्वेश्चन किया जाता। ये एक डिफिकल्ट ट्रांजिशन था, अंडरडॉग से फेवरेट बनना। कपिल देव के लिए ये फेस मेंटली चैलेंजिंग था। उन्होंने पहले कभी ऐसे एक्सपेक्टेशन को फेस नहीं किया था। सक्सेस ने उनकी लीडरशिप को सिंप्लीफाई नहीं किया, बल्कि और कॉम्प्लेक्स बना दिया। और 1983 के बाद भी कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म उनके साथ जुड़े रहे। कैप्टनसी को लेकर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि कपिल देव का अग्रेसिव स्टाइल हर सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं है। कुछ क्रिटिक्स उन्हें टैक्टिकली लिमिटेड बताते थे, जबकि कुछ उनकी फॉर्म पर सवाल उठाते थे। लेटर करियर में जब परफॉर्मेंस डीप हुई तो स्क्रूटनी और इंटेंस हो गई। ये भी सच है कि कपिल देव का फियरलेस स्टाइल कभी कभी उनके खिलाफ गया। रिस्क टेकिंग अप्रोच जहां कभी मैच जिता देती थी, वही कभी कॉस्टली भी साबित होती थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कंसिस्टेंट रही, कपिल देव रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागे नहीं। उन्होंने क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लिया, बल्कि अपने काम से जवाब देने की कोशिश। ये रेजिलियंस उनके कैरेक्टर का एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है, जो अक्सर ट्रॉफी के शोर में चुप जाता है। कपिल देव की लेगेसी को सिर्फ नंबर्स या ट्रॉफी के थ्रू समझना इनकम्प्लीट होगा। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट के माइंडसेट में आया हुआ चेंज था। 1983 के बाद इंडियन क्रिकेट ने यह सीखा कि इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बनी, जितना भी एक रियलिस्टिक एम्बिशन हो सकता है। कपिल देव ने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट बना दिया। फियरलेस क्रिकेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड लीडरशिप और प्रेशर को एम्ब्रेस करना। सचिन तेंदुलकर से लेकर MS धोनी तक हर सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन और क्रिकेटर के करियर में कहीं ना कहीं कपिल देव के इम्पैक्ट की रिफ्लेक्शन दिखती है। वो पहले आदमी थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को ग्लोबल स्टेज पर खुद पे बिलीव करना सिखाया। उन्हें रिस्पेक्ट धीरे धीरे मिली, ट्रस्ट इंस्टेंट नहीं आया। कपिल देव सिर्फ एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन नहीं है, वो एक माइंडसेट शिफ्ट थे। कपिल देव पर शुरू में किसी ने भरोसा नहीं किया, शायद इसीलिए नहीं क्योंकि उनमें टैलेंट कम था, बल्कि इसीलिए क्योंकि सिस्टम उनके जैसे लोगों के लिए रेडी नहीं था। वो ट्रेडिशन में फिट नहीं होते थे, वो लाउड स्लोगन के साथ लीडरशिप नहीं दिखाते थे, वो बस जिम्मेदारी उठाते थे। और शायद इसी वजह से जब उन्होंने हिस्ट्री लिखी तो वो और भी पावरफुल बनी। कपिल देव ने इंडियन क्रिकेट को सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, उन्होंने एक बिलीव दिया कि प्रेशर से भागा नहीं जाता, उसे फेस किया जाता है। और जब कोई पूरी दुनिया के डाउट के बीच खड़ा होकर जीत जाता है, तो वो सिर्फ एक चैंपियन नहीं बनता, वो बेंचमार्क बन जाता है। और इफ वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको MS धोनी के जर्नी के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।